चलिए, उम्मीद है ज्वाइन हो गए होंगे आप सब लोग। अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के बारे में जानकारी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, नॉलेज, बेसिक नॉलेज अबाउट द केमिस्ट्री, क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स, थोड़ा बहुत मैथ सब देख लिया था अपन ने। अपन एटम के अंदर चलते हैं। पहला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। तो आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के रजिस्टर में इसको लिखना है, ठीक है। एटम क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन में बता दिया था मैंने। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम इज द smallest unit of matter which directly participates in chemical reaction but cannot exist independently. एटम अकेला नहीं रह सकता। हमेशा कोई भी दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं, अकेला एटम नहीं रह सकता। या तो सेम एलिमेंट के जुड़ जाएंगे, अलग अलग एलिमेंट के जुड़ जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है? तो मॉलिक्यूल भी हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है which does not participate in chemical reaction directly. मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, पहले टूट जाते हैं एटम्स में, फिर रिएक्शन करते हैं। but they can exist independently. ये अकेले रह सकते हैं, मतलब ये बन गया तो फिर इनको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब है एन अकेला नहीं रह सकता कभी, वो किसी से जुड़कर, या एन ही एन आपस में जुड़कर N2 बना लेंगे, या एन और H आपस में जुड़कर NH3 बना लेंगे, मतलब अकेला एन कभी नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम, यानी एटम अकेला नहीं मिलेगा, मॉलिक्यूल अकेला मिल सकता है। तो ये एटम मॉलिक्यूल में डिफरेंस है, डेफिनेशन की बात हुई, इनको लिखना सब आगे बढ़ते। हाँ जी, Yes, sir. yeah.
भाई एटम तो ठीक है, पर हम जानते हैं एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। पुराने जमाने में नहीं जानते थे, पर आजकल तो अपन अब जानते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अगली जानकारी अपन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में लेना चाहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। इनके ऊपर डिटेल देखने वाले हैं कि किस पार्टिकल का नाम क्या है और किस पे कितना चार्ज है। फिर उनका मास चेक करेंगे, किस पार्टिकल का मास कितना होता है। फिर हम देखेंगे उसका स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को E by M के साइन से शो करते हैं, स्मॉल e अपॉन स्मॉल m। फिर अपन देखेंगे डिस्कवर्ड बाय, जैसे डिस्कवरी लिख देता हूं, किसने उनको डिस्कवर किया था। और नेम्ड बाय, किसने उस पार्टिकल का नाम दिया। ये सारी चीज हम सारे पार्टिकल्स के बारे में करेंगे। अब जैसे सबसे पहले अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस या -1 E0 या -1 बीटा 0 इन साइंस से शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को दिखाने के तरीके। -1 बीटा 0 ये भी इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका होगा, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे आप सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अभिषेक जी आपका माइक ऑन रह गया, जरा देख लीजिएगा। अभिषेक राजपूत। अब मास, अच्छा चार्ज में एक चीज और है, ये मैंने कूलाम में लिखा है चार्ज की यूनिट। ये चार्ज की एमकेएस यूनिट है कूलाम। चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है ईएसयू। और 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ईएसयू होते हैं। ईएसयू को स्टैट कूलाम भी कहते हैं। ये चार्ज की कैसी यूनिट है? सीजीएस यूनिट। एमकेएस सीजीएस के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में बता रखा। तो अगर इसे सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो ये माइनस का 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 ईएसयू आएगा। तो दोनों वैल्यू में बता दिया मैंने आपको जो अच्छा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू है थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास
9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg होता है, किलोग्राम। इसको अगर आप ग्राम में लिखें तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम हो जाएगा। मास की कोई और यूनिट याद आ रही है आपको ग्राम किलोग्राम के अलावा? वेरी गुड, एएमयू। छोटी छोटी चीजों के लिए, बहुत ही हल्की चीजों के लिए, एटम जैसी चीजों के लिए हम एएमयू यूज करते थे। किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट हो रही है, ग्राम भी बड़ी यूनिट हो रही है, तो इसको मैं एएमयू में भी लिखना चाह रहा हूं। तो कोई मेरे लिए इसको एएमयू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकता है? क्या एएमयू और ग्राम का रिलेशन पता है? 1 AMU में 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। वेरी गुड, 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम, है ना? ये AMU को किलोग्राम में बदलने के लिए अगर मैं इसको उल्टा लिख लूं तो चलेगा क्या? इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम is equal to 1 AMU। बात तो एक सिंस एंड देयरफॉर हमने नर्सरी क्लास में सीखा था, सिंस इतने किलोग्राम is equal to 1 AMU। तो हमारे पास कितने किलोग्राम है? 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। तो ये कितने AMU का कैसे करोगे? ये नंबर ऊपर जाएगा, ये डिवाइड करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 9.1 into 10 to the power minus 31 kg divided by 1.66 into 10 to the power minus 27 kg into 1 AMU। ऐसे करते हैं जरा सिंस एंड देयरफॉर। सिंस 1 basket had 2 mangoes, तो 10 basket will have how many mangoes वाला काम हो गया ना। ये केजी से केजी कट जाएगा, AMU बचेगा। इसको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, वो आप देख सकते हैं कितना आएगा। मुझे याद आ रहा है ये डिवाइड करने पे 0.0054 समथिंग, 548 समथिंग ऐसा करके आता है। तो राउंड फिगर में इसको 0.0055 कर देता हूं, तो इतने AMU, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मास है AMU। मैंने राउंड फिगर में लिख दिया है ना, 5489 समथिंग कुछ होता है, तो मैं राउंड फिगर में लिख दिया। कैसे कन्वर्ट किया ये भी बता दिया। ऑल्दो ये कन्वर्जन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझा दिया है क्योंकि शुरुआती दौर है, हर चीज समझा रहा हूं मैं आपको। बाकी धीरे धीरे आपको इनकी आदत पड़ जाएगी, तुरंत खुद कर लिया करो। अभी शुरुआत में तो बहुत सारी चीजें एकदम से समझ में नहीं आएंगी क्योंकि नई दुनिया है बिल्कुल, है ना? तो घबराना नहीं, कोई चीज समझ में नहीं आप पूछ लेना। ये मास बता दिया मैंने इलेक्ट्रॉन का। अब अगली चीज क्या लिखे? स्पेसिफिक चार्ज, E by M। E मतलब चार्ज, M मतलब मास। मैं एक और चीज बताने वाला था कि ये जो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, या ESU में 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, दुनिया की किसी भी चीज पर इससे कम चार्ज नहीं आ सकता, एक बात। दूसरी बात, किसी भी चीज पर जो चार्ज आएगा वो इसी चार्ज का मल्टीपल होगा, होल मल्टीपल। इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 3.5 गुना, 3.25 गुना, 5.25 गुना नहीं हो सकता। तो इस चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं और इसको स्मॉल ई से दिखाते हैं। किससे? स्मॉल ई से। केवल इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज होता है, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाया। ई मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ये चीज ई कहलाती है और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। इसकी जरूरत केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी पड़ेगी आपको, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है। अब ये स्पेसिफिक चार्ज क्या है? स्पेसिफिक चार्ज मतलब किसी पार्टिकल के चार्ज में उसके मास का डिवाइड कर दो, E अपॉन M, तो उसको अपन स्पेसिफिक चार्ज कहने लगते हैं। ठीक है ना? ये जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो केमिस्ट्री में किसी भी पार्टिकल की पहचान होता है, फिंगरप्रिंट की तरह। जैसे किन्हीं दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, वैसे किन्हीं भी दो अलग अलग पार्टिकल्स के स्पेसिफिक चार्ज सेम नहीं हो सकते, तो उन्हें पार्टिकल्स का फिंगरप्रिंट कहा जाता है, स्पेसिफिक चार्ज।
सर कैसे निकालें? वेरी सिंपल, इस चार्ज में मास का डिवाइड कर दो, ठीक है ना। मैं निकाल के रख देता हूं, ये होता है -1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। कूलाम वाले चार्ज को केजी वाले मास से डिवाइड करा तो इतना आ जाता है, ठीक है ना। डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। वेरी गुड, जे थॉमसन। लेकिन इन्होंने इसका नाम नहीं दिया था, ये इसे माइनस पार्टिकल बोलते थे। थॉमसन इसको क्या बोलता था? माइनस पार्टिकल। इसको इलेक्ट्रॉन नाम बाद में दिया गया और वो नाम दिया था जे.एस. स्टोनी ने। जे.एस. स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन की कहानी होगी। ऐसे हम प्रोटॉन की कहानी समझते हैं। प्रोटॉन को P पॉजिटिव या 1p1 या 1h1 इन साइन से शो करते हैं। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ऐसे शो करना चाहिए। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर मुझे H पॉजिटिव आयन बनाना है तो मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा, केवल क्या बचेगा? प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। इस पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन माइनस के लिए कैसा होता है? प्लस में होता है। ESU में भी इतना ही आएगा, या कैसे ऐसा कह सकते हैं प्लस ई चार्ज है, माइनस ई की जगह प्लस। मास, इसका मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻27 केजी। ग्राम में लिखेंगे तो 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम, और AMU में लिखेंगे, AMU बदल के लिखेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो डिवाइड करने पे आता है 1.0073 AMU, 1.0073 AMU लगभग। स्पेसिफिक चार्ज, इसका स्पेसिफिक चार्ज आता है प्लस का 9.58 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7, 9.58 इंटू 10⁻7, इतनी आना चाहिए ना। देखो जरा, कूलाम पर केजी, ये इसका स्पेसिफिक चार्ज। डिस्कवरी प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन इसको प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया। ये लिख लीजिए। यस सर। Yes, sir. न्यूट्रॉन की बात करें,
न्यूट्रॉन को अपन 0 n1 या खाली ऐसी n लिख के डिनोट कर देते हैं, n पे 0 यानी चार्ज नहीं, ठीक है। अब चार्ज है नहीं तो चार्ज तो 0 है न्यूट्रॉन। मास इसका होता है 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg या 1.6749 into 10 to the power minus 24 ग्राम या AM में 1.0086 AM लगभग। स्पेसिफिक चार्ज इसका 0 हो जाएगा। जब चार्ज 0 है तो स्पेसिफिक चार्ज 0, 0 में कुछ भी डिवाइड करो 0 हो जाता है। इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने, इसका नाम भी जेम्स चैडविक ने ही दिया था। जेम्स के बाद हाँ जी, जेम्स के बाद जेम्स चैडविक, CHADWICK। Yes, sir. अगला पार्टिकल है हमारा जो एटम में होता है, उसका नाम है पोजिट्रॉन। हम लोगों ने सुना है एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। गलत है। एटम के अंदर अभी तक 32 पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। 32 एटम के अंदर। इन पार्टिकल्स में से केवल इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, बाकी सारे पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। कौन बाहर होता है? केवल इलेक्ट्रॉन। बाकी सारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला। जैसे इंडिया में रहने वाला इंडियन, वैसे न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला न्यूक्लियॉन। तो इलेक्ट्रॉन केवल बाहर है, यानी नॉन न्यूक्लियॉन है, बाकी सब न्यूक्लियॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आपने सुने थे। अगला नया पार्टिकल है आपके लिए पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन का सिंबल होता है E+ या +1 E0 या +1 बीटा जी। आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन के सिंबल लिखे थे वही मैंने पोजिट्रॉन में यूज कर दिया। ऐसा इसलिए है कि ये जो पोजिट्रॉन है, दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में, अच्छा मैं बताता हूं, पहले फिर बात करता हूं। केमिस्ट्री में कोई भी ऐसे दो पार्टिकल जिनके चार्ज सेम हो, मास भी सेम हो, लेकिन चार्ज का साइन उल्टा हो, उन्हें एंटी पार्टिकल कहते हैं। अब ये जो पोजिट्रॉन है, इसका चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम या +4.8 × 10⁻10 ESU या +E। मास इतना ही होता है। स्पेसिफिक चार्ज माइनस की जगह प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम पर केजी हो जाएगा। ठीक है ना? डिस्कवरी और नेम बदल जाएंगे। इसकी डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट एंडरसन ने। नाम भी इसका एंडरसन ने ही दिया था। ठीक है, तो अब आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का अमाउंट सेम है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, मास भी बराबर, सिर्फ चार्ज का साइन उल्टा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आता है चार्ज ऑफ पोजिट्रॉन इज इक्वल टू, चार्ज ऑफ पोजिट्रॉन इज इक्वल टू, 3 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, Proton. प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन उसने मैग्नीट्यूड थोड़े पूछा, उसने पूछा चार्ज किसके बराबर है पॉजिट्रॉन। तो आंसर चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर है ना, आंखों के सामने लिखोगे, ये गूगली देखी जाती है। पॉजिट्रॉन नाम कैसे बना? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिला के पॉजिट्रॉन, है ना। तो ये चीज, तो ये किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन। एक और पार्टिकल जो हमें पढ़ना होता है, वैसे तो 32 पार्टिकल हैं, सब नहीं पढ़ने हैं, 5 पार्टिकल खास तौर से दिमाग में रखने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और एक और बता रहा हूं मैं आपको, अगला जो पार्टिकल है वो है हमारा मेसॉन। मेसॉन कई तरह के होते हैं। न्यू मेसॉन, न्यू मेसॉन, ये वी नहीं है, ये लहराता हुआ सब ये, इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू। और ये है म्यू, ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स। पाई मेसॉन, ऐसे कई तरह के मेसॉन होते हैं। हमें पाई मेसॉन के बारे में पढ़ना। सबसे पहले म्यू मेसॉन डिस्कवर हुआ था 1935 में, म्यू पॉजिटिव। फिर म्यू नेगेटिव डिस्कवर हुआ था 1937 में, और पाई मेसॉन डिस्कवर हुए थे 1947। पाई मेसॉन, इनका सिंबल होता है पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव और पाई जीरो। ये क्या चक्कर है? एक्चुअली पाई मेसॉन 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव पाई मेसॉन, नेगेटिव पाई मेसॉन और जीरो पाई मेसॉन या न्यूट्रल पाई मेसॉन। जो पाई पॉजिटिव वाला है उस पे चार्ज प्लस ई होगा, पाई नेगेटिव वाले पे माइनस ई, और पाई जीरो वाले पे जीरो चार्ज होगा। मेरे को लगता है समझ रहे होंगे प्लस ई मतलब क्या, इतना चार्ज प्लस में, माइनस ई मतलब इतना चार्ज माइनस, या फिर जीरो। तो पाई पॉजिटिव पे प्लस ई, पाई नेगेटिव पे माइनस ई, और पाई जीरो पे जीरो चार्ज। मास इसका होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 270 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 270 गुना होता है इसका वजन। अलग अलग पाई मेसॉन है, अलग अलग होता है, किसी का 276 टाइम, किसी का 259 टाइम, एवरेज 270 टाइम बोला जाता है। स्पेसिफिक चार्ज, कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन और पाई मेसॉन का चार्ज सेम, मास में फर्क है, केवल मास 270 गुना है, तो स्पेसिफिक चार्ज 1/270 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पाई मेसॉन का स्पेसिफिक चार्ज 1/270 टाइम्स हो जाएगा। अभी मास अपॉन में है ना, तो मास जितने टाइम है स्पेसिफिक चार्ज उसका 1/270 टाइम्स हो जाएगा। मेसॉन्स की डिस्कवरी की थी यूकावा ने, सभी प्रकार, मतलब सॉरी, सबसे पहले जो मेसॉन डिस्कवर हुआ था, मेसॉन नाम दिया था वो यूकावा ने दिया था। ये पाई वाला मेसॉन डिस्कवर किया था पॉवेल ने, लेकिन नाम का क्रेडिट यूकावा को ही जाएगा, क्योंकि मेसॉन वर्ड तो उन्होंने दिया था, जब जापानीज साइंटिस्ट थे यूकावा। तो टेबल क्लोज कर दीजिए। हो गया? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. अब इस टेबल के नीचे नोट डालने हैं, कुछ नोट पॉइंट चलेंगे। इन नोट पॉइंट में जाने से पहले कुछ मैं आपको चीजें डिस्कस कर लूं, कुछ चीजें क्लियर कर दूं। केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, इसका पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका सब थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से अलग रहेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका, अपने केमिस्ट्री में 3 पार्ट रहेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। वापस जाके डाउट्स थे तो मैंने उनको एक बार 2 मिनट में क्लियर कर दूं सब लोग। आपको इन तीनों के सेपरेट रजिस्टर बनाने हैं, पहली चीज क्लियर कर दूं बिल्कुल, तीनों के सेपरेट रजिस्टर बनाने हैं, ठीक है। फेयर रजिस्टर, तीनों, जो भी क्लास के अंदर मैं बोर्ड पे लिखता हूं और आपको लिखने को कहता हूं कि चीज लिख लीजिए, या क्लास में हम जो न्यूमेरिकल करते हैं वो आपको फेयर रजिस्टर में ही करने हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि रफ में लिखा फिर हम उसको घर पे बैठकर फेयर भी कर रहे हैं। ये करोगे तो पूरा साल इसी में निकल जाएगा। 10th तक आप जो पढ़ रहे थे, 9th 10th क्लास तक इतना सा पढ़ रहे थे, चुनचुनिया सा। अब दुनिया बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है, बोर्ड की भी करनी है, तो लिखने में वक्त जाया होता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर ये आप सब कुछ फेयर में ही लिखना, जो क्लास में कराया जाए फेयर रजिस्टर लिख के बैठे। न्यूमेरिकल भी उसी में लिखना है जो बोर्ड पे करा। फिर आपको जो शीट में होमवर्क देते हैं या किसी भी प्रकार का कोई घर पे करने को काम दूंगा, वो आप रफ रजिस्टर में कर सकते, उसको फेयर में नहीं करना। होमवर्क सारा रफ में करना। रफ रजिस्टर एक बना लीजिए बस केमिस्ट्री, क्योंकि न्यूमेरिकल तो फिजिकल में आएंगे, ऑर्गेनिक नॉन में तो न्यूमेरिकल होते नहीं है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं भी हो सकते हैं। तो वो आप उसके लिए रफ रजिस्टर बना लीजिए, या घर में खाली पेजेस पड़े होते हैं कई बार, या एक साइड प्रिंटेड पेज है दूसरी साइड खाली है, तो यूज करिए। कागज महंगा आता है, पेड़ काटने पड़ते हैं उसके लिए, तो जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सके पेपर का उतना करिए, ठीक है ना। ये सब फेयर रजिस्टर में लिखा जाएगा जो क्लास में पढ़ा। जो भी शीट के क्वेश्चन आप घर पे लगा रहे हो, मेरे द्वारा दिए गए कोई होमवर्क घर पे कर रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा आप कर रहे हो रफ में करिए, फेयर रजिस्टर में उसको नहीं करना, ठीक है। पेन ले लीजिए 2-3 कलर के, ब्लू तो आप यूज करते हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीन या रेड पेन ले लीजिए, 3-4 कलर हो जाएंगे। तो कई बार कुछ चीजें डायग्राम्स बनाने के लिए या नोट पॉइंट्स डालने के लिए सेपरेट कलर आप यूज कर सकते हैं, हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। नोट्स आप अपने हाथ के ही बनाएं। अच्छा, शीट मिलती है, शीट में भी थ्योरी होती है, उसको नहीं लिखना है बिल्कुल, वो तो आपको लिखी लिखाई मिल ही रही है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल रही है और प्रिंटेड भी मिलेगी आपको जब आप यहाँ से आकर ले जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा लॉकडाउन की समस्या खत्म हो जाए उसके बाद, तो वो आपको नहीं लिखना, वो वहीं लिखे रहने देना। और शीट में जो कुछ है उससे ज्यादा हम आपको नोट्स में लिखवाते हैं, कहीं ज्यादा, है ना, क्योंकि अपन 10-12 किताबों का सार लिखवाते हैं सब कुछ रिजल्ट्स, ठीक है ना। शीट में 4 न्यूमेरिकल में 400 कराऊंगा, बहुत सारा डिफरेंस रहता है। तो आपको हैंड रिटन रजिस्टर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, उसी को याद करना, और आपके हाथ की लिखी चीज आपको याद करोगे तो आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगी, फैक्ट है। उसी को रिवाइज करना है, बार एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना, अलग अलग किताबें कभी नहीं पढ़नी। होते हैं कई दोस्त लोग बड़ा अपना, आप लोगों को अपनी स्मार्टनेस और मतलब बड़ा बड़ा दिखाने के लिए, और भाई साहब हम तो फलानी किताब पढ़ते हैं, मॉरिसन एंड बॉयड से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये सब बकवास है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपको इस नोट से पढ़ना है और किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। हाँ, अब जैसे शीट मिली आपको, थ्योरी है उसके अंदर, तो जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक ज्यादा हेडेक नहीं है। कर पाए तो अच्छा है कि जो टॉपिक चल रहा है आप उससे एक बार रीड कर लें, नहीं तो जब चैप्टर खत्म हो जाए पूरा, जैसे मैंने एटॉमिक टेक्स्ट पूरा पढ़ा, नोट्स बन गया, अब आप शीट पढ़िए जो थ्योरी लिखी है उसमें। मैंने क्या कहा, लिखिए मत, पढ़िए। आप पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, पहला पेज पूरा पढ़िए। पहले पेज पे कोई ऐसी चीज अगर मिले बाई चांस जो हमारे नोट्स में नहीं लिखी है, सर हमें नोट्स अभी याद ही नहीं हुए, हम कैसे क्या लिखेंगे,
अरे समझ में आ जाता है ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सुना है कि नहीं सुना है, इतना तो समझ में आता है, नहीं तो नोट्स बगल में रख के देखते। तो उस चीज को अंडरलाइन कर दें कि साहब ये चीज हमें नोट्स में नहीं मिली, या हो सकता है हो नोट्स में पर लैंग्वेज का थोड़ा अंतर हो तो समझ में नहीं आ रही। जो भी चीज आपको उसमें समझ में नहीं आ रही उसको अंडरलाइन कर दीजिए, निशान बनाइए। पूरा चैप्टर कहानी की तरह पढ़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में या 1 घंटे मैक्सिमम, पूरा चैप्टर शीट से। उसमें आपको सिर्फ इतना करना है, ये मैचिंग करने की क्या चीज हमारे नोट्स में नहीं लिखी है रजिस्टर, उस चीज को रेस्पेक्टेड टीचर से, मतलब अपना तरीका बता रहा हूँ, बाकी जैसा सब लोग हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट में तरीका यही होना चाहिए नोट्स पढ़ने आपको। तो उसको रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ लीजिए, अपन उसकी डिस्कशन क्लास भी रखेंगे, उस टाइम पे पूछ लीजिए कि सर ये चीज हमारे बुकलेट में लिखी थी, शीट में लिखी थी, ये समझ में नहीं आई क्या था। तो 5-10 मिनट में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ऑल्दो जनरेट ही नहीं होगा कोई, फिर भी क्लियर हो जाएगा। अब होती है एक एनसीईआरटी की किताब आपके पास, वो जरूर ले लेना, बाकी कोई किताब की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी ले लेना, बाकी सब यहाँ से सब कुछ मिलेगा, दुनिया में कहीं भी मिलता है, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। रेजोनेंस के नोट्स इंडिया के अंदर द बेस्ट, बाकी लोग कॉपी भी करते हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की किताब भी ऐसे ही पढ़नी है जैसे बता रहा हूँ। चैप्टर खत्म हो गया, आपने शीट को पढ़ लिया और उसमें देख लिया क्या क्या हमें इस नोट्स में नहीं मिला, ऐसी एनसीईआरटी से वो चैप्टर उठाइए, एक सांस में उसकी रीडिंग लगा जाइए, 15 मिनट में लग जाएगी, 20 मिनट में लग जाएगी उस चैप्टर की, और उसमें देख लीजिए कि क्या ऐसी चीजें जो हमारे नोट्स में, रजिस्टर वाले नोट्स में नहीं लिखी है, हमें अभी तक देखने को नहीं। एनसीईआरटी में तो बहुत जरा सा मामला होता है, एक कुछ ऐसा हो गया नहीं, फिर भी बाई चांस कुछ ऐसा मिले तो उसको आप टिक कर लीजिए और रेस्पेक्टिव टीचर से पूछिए। दिस विल बी द वे ऑफ स्टडी होल द ईयर, सभी के लिए ध्यान रखिए इस बात को, यही एक तरीका और कुछ नहीं। आपको नोट्स को रिवाइज करना है कम से कम 3 बार साल में, तब वो याद होंगे। मुझे भी तो याद करने में सालों लग गए, 20 साल से पढ़ा रहा हूं तब याद हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज है। ऑब्जेक्टिव आपको शीट से लगातार लगाते चलने हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइज में होमवर्क आपको दिया जाए, और शीट के एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपकी सेल्फ प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं शीट में, आपके वो आप अपने प्रैक्टिस के लिए घर पर लगा सकते हैं। हाँ जी, और कोई डाउट आपको पढ़ाई से संबंध में तो पूछ लेना। नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि शीट के क्वेश्चन आपको 30 मिनट में लगाना, मैंने आपको कहा क्वेश्चन शीट की थ्योरी 30 मिनट में पढ़े, क्वेश्चन लगाने को नहीं कहा। क्वेश्चन तो आप 30 दिन में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो आप मैं कह रहा हूं शायद आपके समझ में आई नहीं बात, थ्योरी पढ़ने को कह रहा हूं, थ्योरी। न्यूमेरिकल्स तो अपन चाहे जितने लगा सकते हैं, हजारों लाखों लगा सकते हैं, कोई कमी नहीं, ठीक है ना। शीट में इतने दिए कि आप लगाते लगाते थक जाएंगे, और ऊपर से मैं और दे दूंगा तो और थक जाएंगे। क्लास में अपन बहुत करते हैं, वो एक अलग बात है, मैं शीट थ्योरी पढ़ने की बात। ऑब्जेक्टिव के लिए तो अपन टाइम देंगे, मिलेगी टाइम। अभी भी आपको उसकी शीट दे रखी है करने के लिए, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, तो उसमें अभी मैंने कहाँ डिस्कशन करा, अभी 2-4 दिन का टाइम दिया है कि आराम से कर लो। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में, उसके नेक्स्ट क्लास में पहले से बोल दूंगा मैं ग्रुप में, तो उसका अपन डिस्कशन करेंगे। तो अभी उसमें जो डाउट्स है मार्क कर लीजिए आप, ठीक है ना, तुमको अपन डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी की किताब में सेकंड चैप्टर है, एनसीईआरटी की किताब में सेकंड चैप्टर, और एनसीईआरटी की किताब में पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जिसको आप मोल कंसेप्ट भी कह सकते हैं। वो हम इसमें बाद में पढ़ेंगे, वो सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे, ये फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, टाइम वेस्ट कम से कम करना है। और इन क्लासेस के अलावा भी घर पे आपको कम से कम 5-6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए टाइम देना है। शाम की क्लासेस के अलावा सुबह आपको 5-6 घंटे टाइम निकालना, ध्यान रखें। चलिए, कुछ नोट पॉइंट अपन लिखने जा रहे थे। नोट में पहला पॉइंट, हमने कई सारे पार्टिकल देखे, तो इनमें से सबसे हल्का कौन था? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह में से, पॉजिट्रॉन, इन सब में से लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा था? सबसे हल्का। तो लाइटेस्ट पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, उस पे पावर्स, आप एएमयू में मास देखो, एएमयू में जल्दी समझ में आएगा। एएमयू में मास सबसे कम किसका था? इलेक्ट्रॉन का था, है ना। तो सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, लाइटेस्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, while heaviest particle is neutron, सबसे भारी न्यूट्रॉन था।
तो पार्टिकल के मास का रेशो लगभग ऐसा होता है, सबसे भारी न्यूट्रॉन, उससे हल्का प्रोटॉन, उससे हल्का पाई मेसॉन और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, ये होता है। अच्छा, एक और पार्टिकल होता है जो अक्सर नाम आएगा, उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। कई लोग कहेंगे हाँ सर अल्फा पार्टिकल तो सुनने में आया था, बीटा पार्टिकल भी हमने सुना था एक नाम का, बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं, याद करो इलेक्ट्रॉन का सिंबल बीटा माइनस बनवाया था, बीटा लगा के उसमें माइनस। तो बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहा जाता है। बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझिए। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका मास होता है लगभग 4 AMU, 4 AMU मास होता है इसका। न्यूट्रॉन का तो बताया था 1.0086 AMU, प्रोटॉन का 1.0073 AMU, इलेक्ट्रॉन का 0.0055 AMU और पाई मेसॉन का इलेक्ट्रॉन का कितना था 270 टाइम्स। तो ऐसा कह सकते हैं 0.0055 इंटू 270 AMU में लिखे हैं सबके मास। इन चारों के तो ऑलरेडी टेबल में लिखे थे, अल्फा पार्टिकल का और बता दिया AMU में मास क्या होता है। अब अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल इज बाई पॉजिटिवली चार्ज, 2 प्लस चार्ज वाला, बाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम गैस सुनी होगी आपने, नोबल गैस होती है, उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, यानी He डबल पॉजिटिव आयन। दिस इज योर अल्फा पार्टिकल। देखो मान लीजिए हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस में, और इसके बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ये हीलियम का एटम है, एटम, इसमें कोई चार्ज नहीं है क्योंकि सेंटर में प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है, 2 प्लस का चार्ज। और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस का चार्ज, तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जो न्यूक्लियस बचा इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये हमारा अल्फा पार्टिकल। अब इस पे ऑब्वियसली चार्ज आएगा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे प्लस E, तो 2 प्रोटॉन पे प्लस 2E। ये तो मैंने आपको सिखाया था, इस पे चार्ज +2 कूलम नहीं है, +2E है, E लगाना पड़ता है, आपको बताया था ना वो चीज है। ये अपना अल्फा पार्टिकल होता है। अच्छा, हीलियम का सिंबल होता है 2He4। ये हीलियम का सिंबल है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। जो अल्फा पार्टिकल है उसका सिंबल भी 2He4 ही बनेगा। क्यों? एटॉमिक नंबर क्या सिखाया था? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन तो अल्फा में भी है, और एटॉमिक मास या मास नंबर क्या सिखाया था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का जोड़, तो 4 आएगा। बात एक ही। इलेक्ट्रॉन निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज पे, ना उसके नाम पे ना काम पे, इलेक्ट्रॉन आने जाने से। इलेक्ट्रॉन एटम के कपड़े हैं। जैसे आज मैं शर्ट पहने हूं तो मैं AMB सर हूं, कल टी शर्ट पहना होगा तो PMB सर थोड़ी हो जाऊंगा। तो देयर आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स लाइक क्लोथ्स ऑफ एटम, उनके बदलने से उसका नाम नहीं बदलता एटम का। तो
वो वही रहता है। तो 2 पॉइंट लिखे फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यस सर, हो गया। Yes, sir. Done. अच्छा, अब स्पेसिफिक चार्ज की बात करी थी अपन ने कहीं, तो नोट में तीसरा पॉइंट, order of specific charge is increasing order. Increasing order of specific charges. सबसे कम स्पेसिफिक चार्ज न्यूट्रॉन का 0 ही होता है, उससे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का, उससे ज्यादा प्रोटॉन का, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज के अपन बात करें। न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, नापे। न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नापे स्पेसिफिक चार्ज का इंक्रीजिंग ऑर्डर। न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज तो कितना बताया मैंने, 0। अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज अगर अपन मान लें x, तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है 2x। मान लो मतलब x तो उसका 2x। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है, ठीक बात, सही है, पर कितना ज्यादा है? तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल का डबल होता है। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल का डबल होता है। अब अगर ऐसे मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन, सबसे हल्का पार्टिकल कौन था? इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास लगभग बराबर थे, न्यूट्रॉन हल्का सा ज्यादा भारी है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास अक्सर बराबर ही ले लिए जाते हैं, इतना मामूली अंतर कौन देखेगा ये चीज। इलेक्ट्रॉन हल्का। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लिखा मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। गणित तो आप लोगों का अच्छा है ये। अगर मैं ये वर्ड यहां पे एक्सचेंज करूं, एक्सचेंज मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां लिख दूं, प्रोटॉन को यहां लिख दूं, अब भी ये लाइन ऐसी रहेगी, कुछ चेंज करना चाहिए हमें। 1/1837। Yes, sir. अब हो जाएगा 1/1837। तो भैया पेपर में करबद्ध निवेदन है, पढ़ लेना ढंग से। इलेक्ट्रॉन पहले बोला है कि प्रोटॉन पहले बोला है, जल्दी जल्दी नहीं कर लेना। ऑप्शन में 1837 भी होगा, 1/1837 भी होगा, है ना। चलिए कुछ नोट पॉइंट्स हो गए। हमने एटम के, अभी ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया ही नहीं है अपन, अभी तो बेसिक नॉलेज जुटा रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, एटम के बारे में। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हर चैप्टर का लेआउट मैं बना देता हूं कि क्या क्या होता है पढ़ने के लिए। पहले से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इनके बारे में पढ़ना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरीके से, किस एक्सपेरिमेंट से। फिर दूसरी चीज हमें पढ़नी है
मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अंदर से देखने में एटम कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर के मॉडल अलग अलग मॉडल हैं। कुछ आपने पढ़े होंगे 9-10 में। थॉमसन्स मॉडल, एक होता है बोर्स मॉडल, एक होता है रदरफोर्ड मॉडल, एक होता है सोमरफील्ड मॉडल, एक होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये सारे मॉडल होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। फिर है सम इंपॉर्टेंट थ्योरीज, जैसे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रोगलीज थ्योरी, ऐसा करके 5-6 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी। फिर आपको इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं एटम्स का, आयंस का। फिर हमें पढ़ना है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये कैसे निकाले जाते हैं, इनका क्या यूज है, क्वांटम नंबर्स। फिर है मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एटम, फार्मूले, एटम की रेडियस निकालने का फार्मूला, इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालने का फार्मूला, ये सब कैसे आता है। फिर एक और चीज पढ़नी है स्पेक्ट्रम, एटम को गर्म करें तो उसमें से लाइट निकलती है, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम अपने को डिटेल में पढ़ना, मतलब जनरल नॉलेज स्पेक्ट्रम की, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिटेल। ये सब मतलब इस चैप्टर के पार्ट्स है, ये लिखना नहीं है, एक बार दिखा दी मैंने आपको कि आपको पता चले इस चैप्टर में पढ़ने क्या है, शब्दों से बाकी, ठीक है ना। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले शुरू करना है, लेकिन अभी अपन कुछ बेसिक बातें कर रहे थे। अब जो बेसिक बातें मैंने अभी तक आपको बताई, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाई। Calculate mass of 1 mole proton, 1 mole electron and 1 mole neutron. Calculate charge on 1 mole electron. अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होगा वही उतना ही 1 मोल प्रोटॉन पे भी होगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस, क्योंकि चार्ज तो बराबर ही था ना दोनों का। ये दोनों क्वेश्चन जरा करके देखिए सभी लोग।
पहला आंसर आया 54.6 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम हो सकता है। आंसर 1 आंसर 2 करके डाल सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। एक और आया 33 इंटू 10 टू द पावर 20 AMU। आंसर ग्राम्स में बताइए, मैंने आगे ऐड कर दिया। एक और आया है 1 इक्वल टू 9.1 इंटू 10 को माइनस 27। यूनिट और लिख देता यार। केजी, ओके। देखो दोस्त, दुनिया में एक चीज होती है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। वो बेवकूफ लोग करते हैं, हमें करना है स्मार्ट वर्क। इंटेलिजेंट लोग हैं हम लोग, साइंटिस्ट लोग हैं, स्मार्ट। आपको सीखना चाहिए स्मार्ट वर्क। कैसे? मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पढ़ाया था, उससे कुछ आपने ज्ञान लिया कि नहीं लिया, जरा देखिए। अब इस सवाल को छोड़ो, पहले मेरे एक दूसरे सवाल का जवाब दो। मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, इसके एक एटम का वजन है 23 AMU। इतने होता है यार एटॉमिक मास। तो मुझे बता सकते हैं इसके एक मोल एटम्स का वजन कितना होगा? 23 23 23 NaAl। कुछ नहीं होगा तुम लोग का नालायक को। एने कहां से लगा रहे हो? पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। सोडियम के एक एटम का वजन 23 AMU में, तो सोडियम के एक मोल एटम्स का वजन 23 ग्राम होगा। ये समझाया था कि नहीं समझाया था यार? 36 बार लिख के दिखाई थी ये बात। मास नंबर 23, एटॉमिक मास 23 AMU, ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज होती थी? एक मोल की मास तो होता था बेटा, नहीं सिखाई थी ये चीज मैंने? कम से कम 4, 5, 6 क्वेश्चन इसके करके दिखा दो, 3, 4 एग्जांपल बोर्ड पे लिखे थे। अब ये बताओ, आयरन के एक एटम का वजन है, सेम यही एग्जांपल लिखे थे बोर्ड पे, 56 AMU। तो बताओ एक मोल एटम्स का वजन कितना होगा? 56 ग्राम। 56 ग्राम। उस दिन तो सब बोल रहे थे मजे से ये चीज, अब क्या हो गया? लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन करिए, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। डरा नहीं रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। मेरी बात अभी से मानते चलोगे तो जी पाओगे, नहीं तो निपट जाओगे। अभी से मानते चलो जो कह रहा हूं। चलो वेरी गुड। एक और सवाल का जवाब। ये एटम है, अगर मैं मॉलिक्यूल पकड़ लूं, मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल 16 AMU होता है। तो मास ऑफ 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल कितना होगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम। अरे जो बात एटम पे अप्लाई हो रही है वो सब जगह अप्लाई होगी, पूरी दुनिया में। मॉलिक्यूल पे भी अप्लाई होगी। एक मॉलिक्यूल, एक एटम, एक चीज का वजन AMU, और उसी के एक मोल का वजन वही रहेगा पर ग्राम में होगा। इसी को तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते थे, वो ग्राम एटॉमिक मास। अब मैंने कौन सा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया?
अब आप जो क्वेश्चन था उतना देर ही नहीं लगनी चाहिए थी, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए था। मैंने आपसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वजन पूछा है, आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वजन मत सोचो, आप तो 1 इलेक्ट्रॉन का वजन सोचो एएमयू में कितना बताया। 0.0005 AMU. 0.0055 एएमयू 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने आपसे 1 मोल का पूछा है, तो भैया जे मिटा दो और ग्राम लगा दो, हो गया। क्या रॉकेट साइंस था ऐसे, हो गया 0.0055 ग्राम। अब 1 मोल प्रोटॉन का वजन कितना, अब तो बताओ 1 सेकंड में। अच्छा वो याद ही नहीं है। 1.0073 AMU. एक प्रोटॉन का एमयू में था तो 1 मोल का ग्राम में आएगा, और 1 मोल न्यूट्रॉन का कितना आएगा, 1.00867 ग्राम। कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे। बाकी आप कैलकुलेशन करके भी निकाल लो, वो जो आप बता रहे थे वो गलत नहीं था, पर इतना टाइम थोड़ी है बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे पास, 1 सेकंड 2 सेकंड में सवाल होने में। अब समझ में आ गई होगी बात। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वजन 0.0055 ग्राम होता है, 1 मोल प्रोटॉन का वजन 1.0073 ग्राम होता है, और 1 मोल न्यूट्रॉन का वजन 1.0086 ग्राम होता है। तो भैया प्लीज किसी भी चीज के 1 मोल का वजन निकालना है तो ग्राम लगा लेना, और 1 का वजन निकालना है सिर्फ एक चीज का तो एएमयू कर लेना, उतना ही। समझ गए। अब मैं आपसे 1 इलेक्ट्रॉन का वजन ग्राम में पूछूं, 1 मोल का नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का वजन ग्राम में, तो फिर उसमें एएमयू की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लो 1.66 × 10⁻27 kg वाली जो बात है ना, वो अलग बात होगी, ये अलग बात। अच्छा मैंने यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वजन निकाला 1.0055 ग्राम। मैं कह रहा हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वजन ये नहीं ये होता है, मतलब ये होता है, ये भी हो सकता है क्या। मैं कह रहा हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वजन 0.55 mg होता है, मानोगे क्या। यस सर। क्या मिलीग्राम, मिलीग्राम, ये 0.00055 ग्राम है। ग्राम मतलब जी से शो करते हैं खाली। डेसिमल खिसकाना सिखाया था, डेसिमल यहां की जगह यहां लाए तो कैसे करो, तीनों जीरो के बाद, तो 0.55 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख सकते हो उसको, -3। डेसिमल जितना राइट पे Yes, sir. और माइनस में लगा देते हैं, सिखाया था आपको साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ को आप मिली बोलते हो, तो इस पूरे की जगह एम लिख दो, 0.55 mg हो गया। तो पेपर में कई बार ग्राम में नहीं लिखे होते आंसर, mg में लिखे होते हैं। तो ये यूनिट से खेलना आना चाहिए, कितना भी साइंस पढ़ लो अगर यूनिट नहीं आती तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो यूनिट से खेलेगा पेपर में, इसलिए आपको हर चीज की यूनिट सिखाता हूं। तो ग्राम और मिलीग्राम, ऑल्दो यूनिट फिजिक्स का खेल है, फिजिक्स में चैप्टर होता है यूनिट एंड मेजरमेंट। लेकिन भैया हमें तो जो भी चीज जरूरत पड़ेगी हम सब पढ़ाएंगे यहाँ पर, चाहे मैथ की जरूरत पड़े, चाहे फिजिक्स की, चाहे बायोलॉजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो पहला सवाल तो हो गया। अब दूसरा करके बताओ। इलेक्ट्रॉन पे निकल गया उतने प्रोटॉन पे होगा तो कोई एक निकालना है। ये भी बहुत आसान है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ई माइनस का ई। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अब ये नंबर की बात आ रही है, तो -NaE हो गया। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, -NaE। और प्रोटॉन पे कितना होगा 1 मोल प्रोटॉन पे, +NaE. +NA. +NaE. वेरी गुड। अब जरा वैल्यू और रखवा दिया मेरे को, Na की वैल्यू 6.0 6.023 into 10⁻20 और स्मॉल 1.66 into 10⁻19 -19 कूलम। ठीक है ना। तो
तो यार जरा मेरे को इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर दो, मल्टीप्लाई कर दो यार दोनों को। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले 10 टू द पावर सॉल्व करेंगे, ये 10 पर प्लस का 23 और माइनस का 19, सेम बेस मल्टीप्लाई करते तो पावर्स ऐड होती है, प्लस का 23 और माइनस 19 ऐड होगा तो 10 टू द पावर 4 बचेगा प्लस का। अब 1.6 और 6.023 को मल्टीप्लाई करना है, ये कोई बता रहा है 9.6 ऐसा कुछ, 965 अब मतलब पूरा ठीक से मल्टीप्लाई करके बताओ। 1.6 के 16 ले लो बेटा, 16 का टेबल तो आता होगा, पूछूं आता है 16 का टेबल? सुनाएगा कोई? मम्मी को बताऊंगा तुम्हें कि 16 का टेबल नहीं आता बच्चे को, क्या होगा? 32। ये मल्टीप्लाई करने पे आता है 9.6368 एग्जैक्ट नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इनटू 10 टू द पावर 4, 10 पावर 4 मतलब 10,000, उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 96 भाई 10 पर 4 है ना, डेसिमल 4 डेट आगे किसका दो, 10 पर 4 खत्म हो जाएगा, 96368 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,368 कूलम, 96,368 कूलम। इसको राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है 96500। अगर आप इसे 100 बेस पे राउंडिंग ऑफ करें, इसकी बेस 100 पे राउंडिंग ऑफ सिखाई थी आपको, तो ये 96,500 कूलम आता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, राउंड फिगर में इतना, पेपर में यही चलता है ज्यादा, 96,500 कूलम एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये सबसे पहले फेराडे ने कैलकुलेट किया था, इसलिए इसको 1 फेराडे भी कहते हैं, 1 फेराडे। फेराडे को F से लिखा है। अब आपने चार्ज की कौन कौन सी यूनिट पढ़ ली? चार्ज की एक यूनिट तो मैंने आपको कूलम बताई है ना, दूसरी यूनिट मुझे याद आ रही है, मैंने आपको अभी बोर्ड पे लिखी थी ESU, जब टेबल बना रहे थे, क्या उसको कहते थे, स्टैट कूलम। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ई से इलेक्ट्रो, एस से स्टैटिक, यू से यूनिट, ESU। ये MKS यूनिट है, MKS और SI यूनिट यही है, और ये चार्ज की CGS यूनिट है। एक कूलम में एक ही कूलम होता है, एक कूलम में देखिए कूलम होता है, एक ESU में कितने कूलम होते हैं, ये कौन बताएगा? 3 × 10⁹ है ऐसा नहीं, मैंने उल्टा लिखा था बेटा, मैंने लिखा था एक कूलम में 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं, मैंने उल्टा पूछ लिया, एक ESU में कितने कूलम? 1/3 × 10⁻⁹ 1/3 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएंगे एक ESU में। वन, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻−9 हो जाएगा, 10/3, 3.33 × 10⁻⁻10 कूलम। डिवीजन कर दिया, डिवाइड कर दिया। चार्ज की और कोई यूनिट याद आ रही है? दो ही बताएंगे मैंने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज की यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, ये बहुत बड़ी गलती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, चार्ज की नहीं होती। तो फेराडे, हाँ वेरी गुड, सामने लिखी है फेराडे, फेराडे भी तो चार्ज की यूनिट है बेटा, फेराडे चार्ज की यूनिट है। और एक फेराडे में कितने कूलम होते हैं? 96,500 कूलम, यही मैं दिखाना चाह रहा था, बड़ी यूनिट है चार्ज की, बड़ी यूनिट है चार्ज की। और कोई?
विभोर, और कोई यूनिट याद आ रही है चार्ज की? 12th में फिजिक्स में पढ़ी हो? नहीं? अजान नहीं सुनी? तो याद नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, ये शायद सुनोगे भी नहीं इसलिए मैं ही बता देता हूँ, है ना, याद कर लेना। एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU। एक EMU में 10 कूलाम होते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये फिजिक्स की बातें हैं पर भैया मेरे केमिस्ट्री में काम आएंगे इस चैप्टर में, इसलिए मैंने सारी यूनिट बता दी आपको चार्ज की, अपन को छोड़ने नहीं। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें कर ली, एक दो सवाल करा दिए। अब इनकी इस चैप्टर में बार बार जरूरत पड़ने वाली है इन चीजों की, तो याद कर लेना टेबल। अब इस चैप्टर का पहला हिस्सा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे शुरू हुई थी। तो 10 मिनट का ब्रेक है, 6 बजे से अपन 15 मिनट हो जाए ना, और 6 बजे से अपन दूसरी क्लास शुरू करेंगे। आज मेरी क्लास 2 है केमिस्ट्री की, ठीक है ना, तो थोड़ा जल्दी शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं 10-15 मिनट में दूसरी क्लास, तब इसमें इस चैप्टर को अपन और आगे बढ़ाएंगे ना। तब तक आप रेस्ट कर लीजिए। इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। तो कौन सा चैप्टर? बेटा यही चैप्टर चलेगा आगे। कौन सा? लिंक क्या पूछना चाह रहा है समझ नहीं आया। इसी लिंक से दोबारा जुड़िएगा 6 बजे। यस सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।